जो यंग लॉयर्स हैं वो एडवोकेट राज अली वाहिद की तरह अगर कोर्ट में प्रेजेंटेशन आर्ग्यू कैसे कर सकते हैं? ये बच्चे मेरी तरह आर्ग्यू नहीं कर सकते। इफेक्टिवली 70% लोग जेल में बिला वजह आते हैं, बिल्कुल बिला वजह आते हैं। हाउ लाइकली इट इज कि समवन अ कॉमन मैन इज गोइंग टू गेट जस्टिस? ये जो 342 का बयान आप करवा रहे हैं वीडियो लिंक के ऊपर, बंदा जेल में खड़ा है, आपको कैमरे के पीछे थोड़ी नजर आ रहा है किसी ने उसके सर पे बंदूक पकड़ी हुई है या नहीं पकड़ी। जैसे स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं व्हाट्सएप के या मैसेजेस के, ये किस हद तक एडमिसिबल हैं? क्या प्रो बोनो केसेस का रेशियो होता है? क्या फ्री के केसेस भी लेते हैं या नहीं? मैंने तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ था पुराने ज़माने में, वो ये था कि इफ़ द केस इज़ इंटरेस्टिंग और द गर्ल इज़ वेरी प्रिटी। इस तरह ऑपरेटिंग टेबल पे एक सर्जन कभी नहीं पूछता कि जी इंसान जो मेरे सामने आया है ये डाकू है, ये अपनी बीवी को मारता है, ये स्मगलर है, ये कातिल है। वो अपना काम कर रहा है ना, उसी तरह हम अपना काम कर रहे हैं। अब हमारा सच जो है ना वो है जो हमारा क्लाइंट हमें बता रहा है। सो आज की ये पॉडकास्ट आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। क्यों? इसकी वजह आपको पॉडकास्ट में ही पता लगेगी। फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आज के हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट राज अली वाहिद साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं। बाकी आप पॉडकास्ट आगे देखें, यकीनन आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। वॉच एंड इन्जॉय। सो सर, ये सबसे क्रूशल मोमेंट होता है किसी पॉडकास्ट का कि आप स्टार्ट करें, स्टार्ट कहाँ से लें। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि 26 अमेंडमेंट के बाद वकीलों के वर्क फ्लो में कुछ कमी आई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वकीलों के काम में कमी तो नहीं मुझे लगता है। ये फ्रैंकली मेरा तो काम बढ़ गया है और मेरा ख्याल है कि और लोगों का भी काम बढ़ेगा, बिकॉज नाउ यू हैव अनदर ऑल्टरनेट जुरिस्डिक्शन। मतलब वो पिटिशन जो आप फाइल कर रहे थे डिक्लेरेटरी रिलीफ लेने के लिए और मैंडेमस की डायरेक्शन लेने के लिए, अब आप इफ़ेक्टिवली दो अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों काम कम होगा इससे। आम एक तासुर है वकीलों के दरमियान भी कि थोड़ा सा वर्क स्लो हुआ है हमारा, क्योंकि लोग शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे जुडिशरी पे। वो देखें, दैट्स टू सून टू टेल कि वकील लोग ट्रस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बट आई देखें, आई इफ़ यू आस्क मी कि 26वीं तरमीम से आपको क्या क्या मसाइल हैं, तो उनमें से जो मसाइल मुझे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है वो कम हो गई है। एग्जीक्यूटिव का इफ़ेक्टिवली कंट्रोल आ गया है, ना सिर्फ जजेस की सिलेक्शन के ऊपर बट ऑल्सो बेंच सिलेक्शन के ऊपर। कि आपने, अगर आप रियासत हैं, आप ही के ख़िलाफ़ साइल को तकलीफ़ है, आप ही बताएंगे और बनाएंगे वो बेंच और बताएंगे हमें कि कौन हम आपके ख़िलाफ़ मुकदमा सुनेगा। तो ये तो जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर वाला रोल जो है वो तो स्टेट के पास चला गया। ये एक इशू है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो क़याम है वो उसकी वजह ये तो नहीं थी कि जी कोई आइनी मामला जो हैं वो हल नहीं होते थे, वो तो इसलिए था ना ताकि ये लोग कंट्रोल कर सकें और कुछ लोगों को प्रिवेंट कर सकें कि वो कुछ मुकदमात को ना सुनाया जाए। वो उनका आज़म था। आई डोंट थिंक इससे लिटिगेशन में कमी आएगी। ऐसा आई डोंट थिंक लॉयर्स को इस वजह से उसे अपोज़ करना चाहिए। उसको अपोज़ करने की वजह यही है कि ऑन प्रिंसिपल वो बात गलत है। फेडरेशन का या एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि किसने जज अपॉइंट होना है या कौन सा केस सुनेगा। दिस इज़ बियॉन्ड देयर स्कोप। तो आपके नज़दीक क्या एक आम लिटिगेंट जो है उसकी लाइफ पे, उसकी लिटिगेशन पे इस अमेंडमेंट का कोई असर पड़ेगा या जस्ट ये देखिए जी, लेवल यकीनन पढ़ेगा। आप इस तरह अंदाज़ा लगाइए, पहले इसको हम थोड़ा मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, फिर हम नीचे मतलब माइक्रो लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे बात कर लेंगे। आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर को क्या चीज़ समझनी होती है, क्या चीज़, व्हाट डज़ ही नीड टू बिलीव टू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग, दैट माई मनी इज़ सेफ। पॉलिसीज़ आपकी अच्छी हैं, ठीक है, माई मनी इज़ सेफ। पॉलिसीज़ वगैरह तो वो देख के ही आ रहा है ना, माई मनी इज़ सेफ। तो अब एक सिंपल सी बात है, वो इन्वेस्ट कर रहा है रियासत में, रियासत से उसका किसी किस्म का तनाज़ा हो जाता है। तो अगर उसको ये पता हो कि जनाब इस मुल्क की तो अदालतें भी आज़ाद नहीं हैं, वो रियासत के ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं करेंगी, वो तो ख़ुद रियासत के जो सतून हैं वही तय करते हैं कि किसने कौन सा मुकदमा सुनना है, तो आपको लगता है कि कोई एक सेंसिबल आदमी उसमें इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कम से कम मैं तो ना करूँ। काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं जो कर भी देखिए, रहे थे। वो तो एक बिल्कुल अलग, वो तो एक इकोनॉमिक डिबेट में हम चले जाएंगे। बट मतलब एज़ फार एज़ द कॉमन मैन इज़ कंसर्न, देखिए जी, कॉमन मैन को इंसाफ चाहिए,
कॉमन मैन को अदालतों में सिर्फ इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आना, मतलब होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अब यहाँ पे जब आपको एज अ पर्सन, देखिए ना, अब लोग उस तरह की, हम ज़माने में तो रहते नहीं हैं कि तरमीम हो गई, किसी ने पढ़ा नहीं समझा नहीं, रादर कयासराइयाँ जो हैं वो ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। अंडरस्टैंड करके मिसअंडरस्टैंड करके जितना उसने डैमेज किया उससे ज़्यादा ही लोगों के दिमाग में डैमेज बना हुआ होगा। उस लिहाज से अगर लोगों का फेथ कम हो जाए कि ये जो अदालती निज़ाम है ये मुझे इंसाफ दे ही नहीं सकेगा, हालांकि जो नॉर्मल अपील्स वगैरह का प्रोसेस है या सूट्स वगैरह की चीज़ें, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मामला वहीं आएगा, प्रॉब्लम वहीं आएगी जहां बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात होगी, मिसिंग पर्सनस के मामलात होंगे। आप कुछ ट्रायल्स को चैलेंज कर रहे होंगे कि जनाब इसमें मेरे जो तकाज़े हैं आर्टिकल 10A के वो पूरे नहीं हुए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप आ रहे होंगे। जहां आपको लगेगा कि इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, उन केसेस के ऊपर ये ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बट ओवरऑल लोगों का फेथ इन द सिस्टम वो ख़राब होगा, और वो हो रहा है। मसलन अगर 4-5 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिख के कह देते हैं कि जनाब ये जो हम ख़बरें सुन रहे हैं कि वहाँ से जज लाया जा रहा है हमारे ऊपर चीफ बिठाने के लिए, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो अगर एक कॉमन मैन को ये पता चल गया कि इस हाई कोर्ट के जज ही अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, तो वो अपने आप को कितना महफूज समझेगा इन अदालतों के आगे। सर अभी आपने बात कर दी है, क्योंकि एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है वो तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के है, लेकिन कुछ जो चीज़ें रिसेंट है मैं चाह रहा हूँ कि वो भी जी जी, डिस्कस why हो जाएं। not? सो जो अभी एक रिसेंट ट्रांसफ़र्स हुई हैं जजेस की, जी 3 जजेस को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न तो पुरानी है, आर्टिकल 200 की, उसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। इशू यहाँ ये है कि आपने किस नीयत और मकसद से किया। मसलन जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो बलूचिस्तान से गए हैं, वो तो गालिबन अपॉइंट ही 12 दिन पहले हुए थे, तो आई एम श्योर ही डजंट माइंड। जस्टिस खादिम सुमरो साहब जो हमारे हाई कोर्ट से गए हैं, वो आई थिंक 2023 की अपॉइंटमेंट है गालिबन। आई एम श्योर ही डजंट माइंड, एंड नोबडी इन इस्लामाबाद माइंड्स ईदर, बिकॉज वो उन दोनों की अपॉइंटमेंटें बात की हैं। मसला जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर का है, जिनको जो 15वें नंबर के जज थे लाहौर में, who would probably have not become Chief Justice of the Lahore High Court, and he is being transposed over and above Justice मोहसिन अख्तर कियानी, because appointment dates में कुछ 6 महीने का इस तरह का कुछ चक्कर है। अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि जब एक लाइन मौजूद है कि जनाब अगला चीफ़ कौन है या इन तीनों में से आपने कोई उठाना है, आपके पास लोग मौजूद हैं, तो आप वहीं से लें। ये तो सारी एक्सरसाइज की बदनीयती की बुनियाद पे है कि आप कियानी साहब को और जहांगीरी साहब को और मियाँ गुल साहब को ना बनाएं चीफ जस्टिस। तो कोई भी चीज़ जो बदनीयती की वजह से की जाती है उसको ठीक तो नहीं समझा जा सकता, वो गलत ही है। अनदर करंट अफेयर सर, जो कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेके है। हमारे पास कराची सिंध हाई कोर्ट ही ऐसी, कराची प्रिंसिपल सीट ऐसी वाहिद हाई कोर्ट थी जिसके पास सूट्स में, सिविल केसेस में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी, जो कि अभी रिसेंट अमेंडमेंट पास हुई है कि अब वो ख़त्म कर दी गई है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये खुशाइन बात है या इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना वो ब्लैक और वाइट नहीं होती, वो ग्रे में ही हो रही होती है। आपने देखना है कि वो किस शेड ऑफ ग्रे के अंदर है। बुनियादी तौर पे अब ये कुछ लोगों का ख्याल ये होगा कि ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका यहाँ पे सिविल प्रैक्टिस इतनी नहीं है बजा, मगर मेरे पास कम से कम कोई 250 सूट्स तो हाई कोर्ट के अंदर हैं, ठीक है। तो दैट इट मे नॉट बी माय प्राइमरी एरिया ऑफ प्रैक्टिस, बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ सिविल वर्क। सब्सटेंशियल एरिया ऑफ प्रैक्टिस है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि देखें, हाई कोर्ट में यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी है, और जिस तरह हाई कोर्ट प्रोसीड करता है रहेगी व्हेन इट कम्स टू सिविल सूट्स। फिर आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो 90% ऑफ योर लिटिगेशन इज़ लैंड रिलेटेड लिटिगेशन, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। देयर इज़ नो रीज़न इन द वर्ल्ड कि आप इस तरह की चीज़ एक सीनियर सिविल जज के पास नहीं चला सकते। प्रॉब्लम ये है कि उन ऑर्डर्स की इन्फोर्समेंट होनी होती है। अब मसलन एक इंजंक्टिव रिलीफ आपने ले लिया कि जो कुछ लोग हैं कब्ज़ा माफिया के और कुछ सरकारी मुलाजमीन की एक मिली भगत से मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा होने लगा है, आपने इंजंक्शन के लिए गए, आपको इंजंक्शन मिल गई। अगर उसके बाद कोई गड़बड़ होती है तो द हाई कोर्ट यूजिंग पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट विल कॉल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स, उनको लाइन हाजिर करेगा, सीधा करेगा, मामला हल हो जाएगा। अब ये काम एक सीनियर सिविल जज साहब कैसे करेंगे? क्या वो कंटेम्प्ट इशू कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो।
कंटेम्प्ट का वो रेफरेंस बना के हाई कोर्ट भेजेंगे, उसके बाद वो यहाँ चलेगा। मतलब बेसिकली आपने ऑर्डर तो ले लिया, पर बात वही है ना, अब इसको इन्फोर्स कौन कराएगा। ये एक सबसे बड़ा इशू आएगा यकीनन नंबर 1 जहाँ तक लैंड रिलेटेड लिटिगेशन कंसर्न है, जिसके ऊपर इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं, कि नीचे चल जाए, नीचे मामला जल्दी चलेंगे। और कुछ लोगों को ये है कि जी अब एकदम से सीनियर सिविल जजेस को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील होगी, हो सकता है कि कुछ करप्शन के मामला भी हों और उस बुनियाद पे अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर लिए जाएं, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट ये पॉसिबिलिटी मैं एंटरटेन करने को तैयार नहीं हूँ कि वो मैनेजमेंट जो है वो पहले सीनियर सिविल जज लेवल पे होगी, फिर एडीजे या डीजे लेवल पे भी होगी, फिर उसके बाद सेकंड अपील या रिवीजन में जब हाई कोर्ट आएंगे वहाँ भी होगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहाँ भी होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। वो ऑटो करेक्शन एक मेजर है, वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा, उसको हम देख लेंगे। वट आई एम मोर कंसर्नड अबाउट इज़ द फैक्ट कि इन्होंने ब्लैंकेट उसको भेज दिया है, कोई उसमें डिस्टिंक्शन किए बगैर। अब मसलन फॉर एग्जांपल कुछ लॉज तो प्रोटेक्टेड हैं, कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी जज हाई कोर्ट का जज है। एफआईओ की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस है उसके अंदर तय है कि इस एक्स अमाउंट 10 करोड़ है शायद, उससे ऊपर का बैंकिंग सूट हाई कोर्ट में जाएगा। वो चीज़ें अपनी जगह पे, जहाँ आपने लॉ की इंटरप्रिटेशन लेनी है और कुछ सूट सिर्फ इस मकसद के लिए फ़ाइल हुए होते हैं, जहाँ उनको इफेक्टिवली फाइलिंग के बाद ऑर्डर 14 की एप्लीकेशन आती है कि जी लीगल इशू हुई है और कोई बात नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ से ले जाना ये मेरी समझ से बालातर है। सर्विस मामला, सर्विस मैटर्स के अंदर जिनमें टर्म्स डिसाइड होनी है सर्विस की, क्या चीज़ जो है वो हो सकता था क्या नहीं हो सकता था, मेरा ख्याल है वो भेजना नामुनासिब था। फिर एफबीआर वगैरह रेवेन्यू के ऊपर केसेस हैं। आर वी एक्सपेक्टिंग सीनियर सिविल जजेस टू अनडू 17-18 ग्रेड के अफसर होते हैं गालबन वो, आर वी एक्सपेक्टिंग देम टू अनडू डिसीजंस ऑफ कलेक्टर्स हु आर 20-21 ग्रेड के अफसर? इट्स इम्पॉसिबल। वो इस तरह की चीज़ें यहाँ रहनी चाहिए थी, जो जेन्युइन कमर्शियल डिस्प्यूट थे वो रहने चाहिए थे। पर बाकी जहाँ तक लैंड रिलेटेड लिटिगेशन भेजने की बात है उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, वो जानी चाहिए नीचे। एंड क्या जो सारी पेंडिंग लिटिगेशन है हाई कोर्ट्स में उसको ट्रांसफ़र करना, क्या ये जल्दबाजी आप नहीं देखते इसको? मैं इसको जल्दबाजी नहीं देखता है। इसकी माजी में एक नज़ीर मौजूद है। 2004-5 में गालबन 5 लाख से 30 लाख जब पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाई गई थी तो भी यही किया गया था। इट वॉज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी जितने पेंडिंग केस है वो सारे ट्रांसफ़र हो गए थे। सुना हमने बुज़ुर्गों से ये है कि साल तक तो फाइलें नहीं पहुँची थी वहाँ पर, और उसके बाद भी बड़े मसाइल हुए, चीज़ें गुम हो गई, फाइलें गुम हो गई। देखिए ना, कोई भी जब क्राइसिस आता है या कोई नई सिचुएशन आती है, देयर आर पीपल हु नो हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड देयर आर पीपल हु डोंट। तो जिन लोगों को एडवांटेज लेनी आएगी इस नए केओस से वो ले लेंगे, देयर इज़ नो सरप्राइज है। बट अब यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा। देखिए, अगर किसी का ये ख्याल है ना, और जो लोग अपनी बगलें इस वजह से बजा रहे हैं कि जी वो नीचे के वकीलों को काम ज़्यादा मिल जाएगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने लगा है। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, क्लाइंट जो है ना वो कोर्ट देख के वकील नहीं कर रहा होता, वो अपनी स्टेक देख के वकील कर रहा होता है कि मेरी स्टेक कितने की है। तो जहाँ बड़े लोग जो हैं वो हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट नहीं जाते, मगर जो अपकमिंग बड़े लोग हैं या नीम बड़े लोग हैं वो तो जाते हैं ना, तो वो केस जो है वो उधर जा रहे होंगे, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को नहीं जा रहे होंगे। ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बट सर एक जो पिक्चर का एक और रुख है जी। हाई कोर्ट की लिटिगेशन में कि इंजेक्टिव इंटरम इंजंक्शंस, स्टे ऑर्डर्स ये लेके उसके बाद 10-10 साल तक जो सूट्स हैं वो चलते ही नहीं हैं। नहीं जी, मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ, यही मसला है। आई गिव यू एन एनेक्डोटल एग्जांपल ऑफ माय ओन केस। मेरे जो पहले 2 सिविल सूट्स हैं वो कॉन्ट्रा सूट्स थे, यानी क्रॉस सूट्स थे। पहले वाले में मैं डिफेंडेंट था, वो सिटी कोर्ट में था। मुझे भी हुआ कि हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, हमने कर दिया, और जिस केस में मैं डिफेंडेंट था वो हम जीत गए, उसकी अपील हम जीत गए। हाई कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली कंकरेंट फाइंडिंग्स को मेरे हिसाब से इनकरेक्टली सेटिसाइड किया, उसकी अपील में हम सुप्रीम कोर्ट के चले गए। हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, ये इस साल की बात है, 2016 से अभी तक 9 साल। ऑन दी अदर हैंड, वो जो मेरा हाई कोर्ट वाला सूट है जो मैंने फाइल किया था, माशाल्लाह उसमें इंटरिम ऑर्डर जो मुझे ग्रांट हुआ था वो आज तक कंफर्म तक नहीं हो सका। उस एप्लीकेशन ही डिसाइड नहीं हुई कि आप इशूज़ पे चले जाएं। तो देखिए ना, प्रॉब्लम तो बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है। फिर आप 3 जजों से ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा बोर्ड चलाएं? अगर आप 47 जज करने की बात कर रहे थे तो 47 जज करके 7-8 जजों को बिठाएं ओरिजिनल साइड पे, फिर देखें कैसे काम नहीं होता, होगा काम। बट एट द एंड ऑफ द डे वो फीजिबल नहीं था, एंड देयर इज नो रीजन टू हैव लैंड लिटिगेशन इन द हाई कोर्ट। एटलीस्ट इस पे तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। सर आप खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करूंगा एंड ऑर्डिनरली इन जस्टिस सिस्टम एज अ होल की भी बात करूंगा। हाउ लाइकली इट इज़ कि समवन अ कॉमन मैन इज गोइंग टू गेट जस्टिस इन आवर सिस्टम?
देखिए जी, मैं अजीज़ुर रहमान साहब एक हमारे जज होते थे माय आजकल। फेवरेट जज हाँ, एज वेल, वो बैंकिंग का बड़े हाँ, अच्छी उनकी आजकल प्रैक्टिस थी। आजकल वो रिटायर हो गए हैं कुछ अरसे से। वो कहते थे इंसाफ अल्लाह करेगा, अदालतें जो है ना वो ज़ाब्ते की पासदारी के लिए होती हैं। आप दो फरीक हैं, दोनों को लगता है कि इंसाफ यही है कि मेरे हक में फ़ैसला आ जाए। प्रोसीजर की कंप्लायंस की हद तक देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लैकिंग, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग एज वेल। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस तरह किसी भी सर्विस में होता है, सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में, उसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट यू गेट डिपेंड्स नॉट ऑन द सिस्टम बट हाउ गुड योर लॉयर इज। दैट्स द आंसर। तो खुद से सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि इंसाफ देने लग जाए या निज़ाम ठीक कर ले या ज़ाब्ता कंप्लायंस कर ले, नो, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। बट मिल सकता है जस्टिस, जैसे कि आम सोसाइटी में एक तासुर पाया जाता है कि अगर आप अदालत में जाते हैं तो उम्र नू लेके आप जाएं, क्योंकि उससे पहले आपके केसेस का फैसला नहीं होता। और हमें ये चीज़ देखने को भी मिलती है कि सम टाइम लिटिगेंट्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनके लीगल हेयर्स की भी डेथ हो जाती है, बट वो उनके केस का अभी तक फैसला नहीं आया होता। और क्रिमिनल केसेस में भी खासकर कुछ लोग जो जेलों में उनकी डेथ हो जाती है। तो आई थिंक कि इट्स कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। आपका क्या इसमें नहीं, ओपिनियन है गड़बड़ कि डिलेज क्यों देखें, है? मैं उसको गड़बड़ नहीं कहना चाहूँगा। द सिस्टम इज़ ओवर इनंडेटेड। आप देखिए ना, इतनी कैपेसिटी आपकी नहीं है, ना जेलों के अंदर बंदे रखने की है, ना अदालतों में मुकदमे सुनने की है जितने बन चुके हैं। जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की जा रही है, वो एक अच्छी चीज़ है, मगर एट द सेम टाइम जो जजेस बैठे हुए हैं उनकी भी बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें कभी कभी हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं जिसमें वक्त ज़ाया होता है। और जो वक्त है ना, वो जो वक्त अदालत में ज़ाया हो रहा है वो एक्सचेकर के पैसे हैं, वो रियासत का पैसा है। पैसा खर्च हो रहा है, पैसा एसेट्स खर्च हो यूज़ हो रहा रहे हैं है, उसमें। सारा टाइम ऑक्यूपाई हो रहा है, लोगों के साथ बड़ा ज़्यादती हो जाती है उसके अंदर। बट इसका इलाज जो है वो यही है कि आपके पास काम जितना डेलीगेट हो सकता है किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अदालतों में आप ऐसे लोगों को अपॉइंट करें जिनको काम आता हो और उनकी टेम्परामेंट हो, जज वाली टेम्परामेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी और फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक, अगर जब तक आप फ्रिवस लिटिगेशन पे कॉस्ट नहीं लगाएंगे ना हमारे मुल्क में, तब तक मेरे ख्याल में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इनफैक्ट ये बिगाड़ जो है ये बढ़ता चला जाएगा। बट सर, कॉस्ट का भी एक अपोजिट एलिमेंट भी है। थोड़ी बहुत कॉस्ट तो समझ आती है, बट सम टाइम बहुत हैवी कॉस्ट लगा दी जाती है उसमें। जो देखिए वकील ना, बेचारों के पास फीस ही, उसने अगर लाख रुपए फीस ली है, उस पर 2 लाख 4 लाख अगर कॉस्ट लग जाती है, तो वो उसकी लाइफ को भी तो इम्पेक्ट कर सकती है। बिल्कुल कर रही है। मतलब आपको खुद पता है, मुझे खुद कॉस्ट लग चुकी है, अच्छी बहुत हैवी कॉस्ट लग चुकी है। उसके उस ऑर्डर को नेचुरली मैंने तो चैलेंज किया हुआ है फॉर लीगल एंड टेक्निकल रीजंस। मगर मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा था कि जहाँ हम कोई भी बात करते हैं वहाँ हमें यूनिफॉर्मिटी भी तो देनी होगी ना। जिस तरह आप, जब ये नया वाला सा नारकोटिक्स का एक्ट अगर आपने देखा हो, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, इतनी क्वांटिटी है तो मिनिमम सेंटेंस ये है, मैक्सिमम ये, इतनी है तो मिनिमम सेंटेंस ये है, मैक्सिमम ये, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह करके चले हैं उसको। मेरे हिसाब से यहाँ हाई कोर्ट के अंदर, सिटी कोर्ट के अंदर भी कॉस्ट अवार्ड होनी चाहिए और उसका कोई यूनिफॉर्म मैकेनिज्म बन जाना चाहिए कि जी इस लिहाज से होगी, उस लिहाज से उसे कर लिया जाए। तो सर, सबसे जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन आता है हमारे पास, पुलिस। जी, सो हाउ ट्रेंड आर पुलिस ऑफिशियल्स, इन्वेस्टिगेटर इन योर एक्सपीरियंस? दे आर ट्रेंड, दे जस्ट डोंट केयर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देखें, मेरा ये मानना है बड़े अरसे से, एटलीस्ट जब से मैंने चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री पहली दफ़ा पढ़ी थी, शायद क्लास 3 या 4 की बात है, तो उसके अंदर उस वक्त मुझे पता चला था कि जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, आई होप आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, किताब नहीं पढ़ी तो, उसके वालिद साहब टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते हैं और उनका काम होता है कि टूथपेस्ट के ऊपर वो कैप लगाएं। तो वो रोल डाल लिखता है उसके अंदर कि नो मैटर हाउ फास्ट ही वर्कड एंड हाउ मेनी कैप्स ही इंसर्टेड, हिज सैलरी रिमेन्ड द सेम। ठीक है, जो तनख्वाह है ना वो आपको काम करने में मोटिवेट करती नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के हमारे मुल्क के मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें पुलिस कोई जजीरा तो नहीं है ना जी, वो हम लोगों से ही जा रहे होते हैं। तो वाई शुड दे गो ओवर एंड अबव व्हाट द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़, जब तनख्वाह वही है। आप बात समझ रहे हैं? तो इसी को ज़रा अब ऐड कर दें कि वो उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक है, दे जस्ट डोंट केयर। और अगर एहसास होगा तो काम बेहतर कर लेंगे यकीनन। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दे डोंट केयर एग्जैक्टली, एंड इसमें लोग भी अगर जब पुलिस स्टेशन जाने से वो डरते हैं, और अगर वो जाते हैं तो उन्हें वो अपने साथ कुछ पैसे ज़रूर रखते हैं।
एंड इस पे अगर पुलिस वालों का भी अगर पर्सपेक्टिव लिया जाए तो वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स ही नहीं आते, हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने पैसों से करनी पड़ती है, यानी अगर हम कुछ चीज़ इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं तो हमारा कन्वेंस अपना होता है, उसका फ्यूल ऐसे हमारा अपना होता है, ऐसे हमारे थानों में हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। एंड आई हैव सीन दैट ऐसे ही है। पुलिस वाले बेचारे टूटी हुई टेबल लेके बैठे हुए होते हैं। सो आपके ख्याल में ये कितना इम्पैक्ट करता है सारे इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम को, प्रोसीजर्स को? देखिए ना, इफ़ेक्टिवली ये फिर वही वाली बात है कि जिस तरह मेरा एक दोस्त बेचारा थीसिस करने की कोशिश कर रहा था इस चीज़ के ऊपर कि हाउ मच डज योर वेल्थ हैव टू डू विद द क्वालिटी ऑफ जस्टिस दैट यू गेट इन द कोर्ट्स। तो शॉर्ट आंसर इज़ दैट इट हैज़ टू डू अ लॉट। ठीक, अब वही चीज़ आप आगे थाने में ट्रांसलेट कर लें, मगर ये तो आप हर जगह कर रहे होंगे। अब हम खुल के अगर गुफ्तगू कर सके जी तो जी सर। आप हम सब लोग सिटी कोर्ट में वन साइड पेपर जो है वो जाके कोर्ट में स्टाफ को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं है। कागज़ क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर है वो बजट अपने घर में लगा लेता है शायद, या कहीं और लगा लेता नहीं है, सर, उसके वो पेपर नहीं ला आई पाता। हैव इंक्वायर्ड दिस। वो कहते हैं कि हमें महीने का एक रिम गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। सो आई नहीं, डोंट थिंक ये सो इट इज़ ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल। नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि महीने का एक रिम मिलता है। ये जो सारा कुछ हो रहा होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन चेम्बरों की हो रही होती है, ये कहाँ से हो रही होती है? आपका ख्याल है ये अपने पल्लों से लगा रहे होते हैं? हर जो डिसबर्सिंग ऑफिसर को पैसे मिलते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो पैसे जो हैं कोर्ट में भी खर्च होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। मैं आपको इस तरह की स्टोरीज़ भी बता सकता हूँ जो मैंने कोर्ट स्टाफ से सुनी है कि सरकारी गाड़ी से जज साहब ट्रांसफ़र के टाइम पे सरकार का जो दिया हुआ डेक था वो निकाल कर ले गए। मतलब एक हद होती है ना चीप होने की, मगर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई हदूद नहीं है उन चीज़ों की। तो उन माले मुफ्त बेचारों ने दिले बेरहम। दिले बेरहम, तो बस वो पेन भी उन्होंने जो है वो हमसे ही लेना है, कागज़ भी हमसे ही लेने हैं, फाइल कवर भी हमसे ही लेने हैं। तो बस फिर जो ज़्यादा अच्छे फाइल कवर देगा उसको फिर प्रेफरेंस भी थोड़ी सी मिल जाएगी। फाइल कवर के साथ कुछ और भी अंडर नहीं, वो कवर। तो बात की बात है ना। मतलब देखिए, रीडर को या स्टेनो को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो दैट डज नॉट मीन कि वो जज साहब का भी इज़ ऑन द टेक। मतलब लेट्स बी फेयर। नो नो, आई एम हाँ नॉट सेइंग दैट, बट उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती जी है। जी, यकीनन। देखिए, मगर ये एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है, जिस तरह का कल्चर हमारे यहाँ है। आप हाई कोर्ट में भी कोई अच्छा ऑर्डर लेके अगर बाहर निकलते हैं तो पट्टे वाला आपको खड़े होकर सलूट मारने लग जाता है, बिकॉज ही नोज यू आर हैप्पी एंड ही वांट्स टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। नथिंग रॉन्ग विद एंड दैट। ऑर्डर साइन हुआ भी अगर आपको चाहिए तो यू हाँ, हैव टू यस, कि वो थोड़ा बूस्ट सा, इट। बिल्कुल, कि आप थोड़ा सा कुछ कर लें तो वो आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाएगी, बट आई एम श्योर दैट्स एवरीवेयर। सर, हम सोशल मीडिया पे एक चीज़ सुनते हैं हम्म। कि पुलिस वाले जो नाके लगा के खड़े होते हैं, दे हैव नो पावर टू चेक एनीवन। सो हाउ ट्रू इज़ इट? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दे हैव एवरी पावर टू चेक यू। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी बंद है और उस गाड़ी को वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, हाँ, जब तक आप दरवाज़ा खोल के उनको इजाज़त ना दें वो नहीं कर सकते। जिस तरह आपकी प्रेमिसेस के अंदर वो नहीं आ सकते बगैर मजिस्ट्रेट साहब के वारंट के, वो आप नहीं कर सकते। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बट स्नैप चेकिंग सर? स्नैप चेकिंग, देखिए, स्नैप चेकिंग मोस्टली जो है वो तो बाइकर्स की हो रही होती है। गाड़ियों की अगर हो रही है या बाइक वाले की भी हो रही है तो ही हैज़ टू परमिट दैट कि जी आप कर लें, तो फिर वो होगी, ये लीगल बात है। मगर ऑब्वियसली यू नो एंड आई नो हम रहते कहाँ पे हैं, कोई परमिशन तो उन्होंने लेनी नहीं है, कभी किसी से लेते भी नहीं है। उन्होंने जो करना है वो करेंगे। वो कानून आपको सिखा जाते हैं अगर आप उन्हें बिल्कुल। थोड़ी सी सिखाने की कोशिश करें। मगर खैर, अब अगेन ये वही वाली बात है ना कि वकीलों के साथ अक्सर इस तरह के मामला नहीं होते। बट आम आम जो लोगों के आम साथ पब्लिक बिल्कुल के होते साथ। हैं। बिल्कुल जी, आम पब्लिक तो है ही हरास होने के लिए ना। अच्छा सर, पुलिस वालों के ख्याल में तो एटलीस्ट ऐसा ही हाँ, है। दो एक्सट्रीम्स हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं या पुलिस वालों की देखते हैं। या तो वो एफआईआर नहीं लॉन्च करते, बन रहा होता है ऑफेंस फिर भी, या तो वो फ्रिवलेस फॉल्स एफआईआर्स लॉन्च करते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं, वजह क्या है इसकी, और उसमें हमारे पास एज अ पब्लिक, एक पब्लिक कॉमन मैन के पास रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं फिर? देखिए, पहले वो ये कर लेते हैं बात कि क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इस वक्त जो आपका पुलिस सिस्टम एटलीस्ट सिंध की हद तक कंसर्न्ड है वो इतना डिके हो चुका है कि जब तक उसके अंदर बड़ी क्लियर किस्म की डायरेक्शन उनके हाई अप से नहीं आती वो कोई काम नहीं करना चाहते। नंबर 2 रीज़न जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना कि किस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती, वो ये है दैट अगेन दे हैव नो इंसेंटिव टू डू इट। देखिए, वही तनख्वाह वाली बात है, वो बेचारे दे आर ओवरवर्क्ड। उनको कोई ओवर टाइम पैसे नहीं मिल रहे होते। जिस तरह आपने बताया, उनके पास कम्यूट करने की कन्वेंस नहीं होती, कन्वेंस प्राइवेट है, पेट्रोल डीजल प्राइवेट है।
एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा इंसान होता है पुलिस वाला, वो जो भी हो, उसकी पूरी कोशिश होती है कि मुझे काम ना करना पड़े, तो इसलिए वो इस तरह बिहेव करता है। अब इसकी रेमेडी क्या, रेमेडी जी बड़ी सिंपल सी है। आपकी जो भी शिकायत है वो आप बज़रिया डाक भेज दें, थाने में रिसीव करवा दें, कुछ कर लें। अगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, यू आर वेल विद इन योर राइट कि आप 6-7 दिन में 22A के अंदर डीजी साहब के पास चले जाएँ, उनको जाके गुजारिश कर देंगे जी ये मेरा कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, FIR नहीं कट रही, एंड द रेस्ट इज़ अ लीगल रेमेडी दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। सर 2 चीज़ें यहाँ पे, एक 22A and B फॉर जी प्रोटेक्शन एंड फॉर लॉजिंग ऑफ FIR, एंड अदर थिंग इज़ सेक्शन 200। जी। सो व्हाट्स द डिफरेंस दोनों में? अच्छा देखें, 200 और 22A में बड़ा मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि जो डायरेक्ट एक होती है जिसको डायरेक्ट कंप्लेंट हम कहते हैं, दूसरी को प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। डायरेक्ट कंप्लेंट हम इसको कहते हैं 22A को। ये इस्तेलाह जो है ये कानून की नहीं है, ये वकला और जजों ने मिल के बनाई हुई है। जिस तरह किसी सिविक को रिबॉन कहते हैं, किसी को एक्स कहते हैं, ये कोई कानून से निकली हुई चीज़ नहीं है। जो 22A वाली शिकायत है उसके अंदर अगर वो अलाउ हो जाती है तो FIR कटने का हुक्म होगा, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करेगी। पुलिस गवाही शवाहिद इकट्ठे करके अदालत में चालान दे देगी कि जी ये बना नहीं बना वगैरह वगैरह। कंप्लेन के अंदर देयर इज़ नो पुलिस। जो इनिशियल चीज़ है वो आपने करनी है। आपने जो एविडेंस आपके पास है, आप ओथ पे आके एज कंप्लेनेंट वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाएंगे। अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो पेश करेंगे, अगर आपकी कोई गवाह हैं तो उनको पेश करेंगे। उसके बाद जज साहब मुनासिब समझें तो वो उस सारे मामले को किसी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट इज़ यूजुअली अ लास्ट रिजॉर्ट जब इन्वेस्टिगेशन आपकी हिसाब से नहीं होती या जब सिरे से नहीं हो रही होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है उसके अंदर। बट राइट थिंग इज़ कि आप पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करवाएं। वेल आई वुड नॉट से राइट है या रॉन्ग है। आई पर्सनली थिंक कि आपको पहले 22A में जाना चाहिए, क्योंकि वो इदारा जिसका वो काम है ना वो काम बेहतर करेगा, वो गवाही बेहतर रिकॉर्ड करवाएगा, वो शवाहिद शाहिद बेहतर इकट्ठे कर ले। एज अ प्राइवेट पर्सन आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी। आप प्राइमा फेसाई केस बना भी लें तो जिस वक्त वो चार्ज फ्रेम होने के बाद आपकी एविडेंस रिकॉर्ड करने की बात आएगी, मुझे यकीन है इस बात का कि किसी वकील के लिए एक साइल का बना हुआ मुकदमा तोड़ना ज़्यादा आसान होगा उस मुकदमे के जिसको किसी पुलिस वाले ने एज़ बनाया। कम्पेयर टू जी एज़ कम्पेयर। अच्छा सर, यहाँ पे हम FIR और इस सब चीज़ की बात कर रहे हैं 22A 22B की। यहाँ पे आजकल हम अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो ये हम देख पाते हैं कि बहुत सारे हमारे वकीलों में से वकला हैं जो कि किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखते हैं और उसकी कोई वीडियो सोशल मीडिया की उठा के, एंड वो बेशक पंजाब की कोई चीज़ होती है, आके सिंध में एक FIR लॉन्च करवाते हैं थ्रू 22A एंड 22B, और जो जजेस हैं वो भी वंडरफुली वो उसको अलाउ भी कर रहे होते हैं। सो आप जुरिस्डिक्शन का एलिमेंट कहाँ पे देखते बड़ा हैं? बड़ा बड़ा उम्दा और मज़ाहिया सा निज़ाम है ना हमारा, इसको एंजॉय किया करें। देखिए नंबर 1 तो ये कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, मेरा पास सोशल मीडिया नहीं है। इतना छोटा सा हाँ, मोबाइल आपका मैंने फ़ोन रखा हुआ है, बड़ा ठीक है, इंटरेस्टिंग। और इसमें मैं व्हाट्सएप ज़रूर यूज़ कर लेता हूँ, बट आई डोंट कंज्यूम एनी कंटेंट। इसीलिए मैं इस तरह के मुकदमे दाखिल नहीं करता जिसमें किसी एक्टर के ऊपर शिकायत कर दी जाए और डायरेक्टर वगैरह के ऊपर कि उन्होंने क्या कह दिया है वकीलों के बारे में। अर्ज़ ये है कि जहाँ पे बार का प्रेशर आता है, हमने देखा है मातहत अदालतों में जजों को अक्सर फोल्ड कर जाते हुए, डिस्पाइट नोइंग के एक तो ये बात बड़ी फ्रिवलस है, दूसरा ये कि जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट भी है, मगर वकील करवाते हैं जी। आप को पता ही है अभी रिसेंटली DB 2 ने गालबन एक रिपोर्ट मंगवाई थी कि IG साहब से कि कितने वकीलों ने FIR कटवाई हैं और कितने वकीलों ने अपने साबका क्लाइंटों के खिलाफ FIR कटवाई हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जहाँ बाकी हम कहते हैं कि इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं। सर मैं अगर पर्टिकुलर जाऊं, जो मैं बात कर रहा था, तो एक हमारे पास एक रिसेंट हम सोशल मीडिया पे एक केस देख रहे हैं कि एक फेमस फैमिली व्लॉगर हैं, यूट्यूबर, क्योंकि आप कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस बैकग्राउंड। जी जी। उनकी एक वीडियो नमाज़ पढ़ने की वीडियो थी, वो लाहौर बेस्ड हैं। तो कराची के पहले लाहौर में ये चीज़ ट्राई की गई, फिर कराची में एक 22 से 22B फाइल की गई कि इन्होंने तौहीन मज़हब की है, अच्छा। और यहाँ पे 22 से 22B अलाउ हुई और उस पर FIR सिंध में कटी हुई है। तो इसमें जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट क्या है? देखिए आप 177 CRPC अगर देखें, नॉर्मल प्लेस फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो वो वहीं होता है जहाँ ऑफेंस है।
अब अर्ज़ ये है कि वकील साहब गालबन या जज साहब की अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि क्योंकि ये ऑफेंस जो है वो डिस्प्ले ऑन दी इंटरनेट हुआ है, तो द प्लेस ऑफ ऑफेंस इज़ इफ़ेक्टिवली वेर एवर द कंज्यूमर हैज़ वॉच्ड इट। बात तो फिर ये हो गई। तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। आप लोग याद कीजिएगा, वो किसी ज़माने में एक अखबार के हेड होते थे और मालिक जो हैं उनके ऊपर गिलगित से लेकर कराची तक एफआईआरें कट गई थी कि इन्होंने ये फ़लानी चीज़ कह के तौहीन पता नहीं क्या कर दिया है। मैं ज़्यादा उसकी गहराई मुझे याद भी नहीं है और मैं उसको याद करना भी नहीं चाह रहा। पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डेप्रिकेटेड दिस। सुगरा बीबी का केस आप जानते हैं कि एक इंसिडेंट की एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं हो सकती, तो वो हर सूबे में एक हो या हर शहर में एक हो। ऑफ कोर्स दिस इज़ पेटेंटली इलीगल, ये नहीं होना चाहिए। और एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है लोगों को भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अगर किसी ने कोई चीज़ अपलोड कर दी है जिसको आप ऑब्जेक्शनेबल समझ रहे हैं, परहैप्स वो उसने दानिस्ता तौर पे ना की हो, और कम से कम जब तक आपको ये यकीन ना हो कि उसने वो चीज़ दानिस्ता तौर पे की है, इस तरह शदीद इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। हम सब लोग मुसलमान हैं और अल्लाह रसूल से मोहब्बत भी करते हैं, अल्लाह से डरते भी हैं। तो एक अटेम्प्ट जो है वो करना चाहिए, उस बंदे से कांटेक्ट करके उसको कहा जाए कि जनाब आप वीडियो उतार दें, ये कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं, और अगर वो कर देता है लेट हिम गो। वीडियो 1 साल पुरानी थी। अच्छा अच्छा, चलें खैर। वेल आई कैन जस्ट से देन आई विश द कंज्यूमर हैज़ बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। ओके सर, नेक्स्ट एफआईआर की बात हम जब कर ही रहे थे, तो एफआईआर में डिलेज जब आ जाते हैं, जब पुलिस एफआईआर नहीं काट रही फॉर एनी रीज़न, जी सो ये केस पे किस तरह से इम्पेक्ट करती है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो प्रॉम्प्ट लॉजिंग ऑफ एफआईआर है ना, उसकी ज़रूरत होती इसलिए है ताकि कंसल्टेशन और स्टोरी की जो इम्प्रूवमेंट है ना उसका इम्कान कम किया जा सके। ये मसला शहरों के अंदर है थोड़ा ज़्यादा, बल्कि एक्चुअली शहर के अंदर है और शायद थोड़ा कम है, बट जो टू दी एक्सटेंट ऑफ गाँव देहात बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप फिर करते ही हैं कि मुखालफों की, आप जिन्होंने किया है उनको तो नाम रखते ही रखते हैं। 8 साल की उम्र से ऊपर जितने लोग होते हैं उनको भी डाल देते हैं और फिर कहते हैं ना मालूम सूरज शनास 20 लोग और थे बाय 34 ऑफेंस बाय 34। हाँ, और वो उसमें आप सबको डाल देते हैं। अब यकीनन लॉन्ग टर्म में तो नुकसान उसी का होता है जो मुद्दई है इस तरह की केस में, मगर शॉर्ट टर्म के अंदर इट कॉजेज अ लॉट ऑफ ग्रीफ टू दी इंटायर फैमिली कि आप सारे ही मर्द उठा के आपने जेल में बंद कर दिए, या वो बेले वेले ले रहे हैं, मफरूर हुए हैं, घर से भागे हुए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बुनियादी तौर पे कि कंसल्टेशन करके कोई केस में इम्प्रूवमेंट तो नहीं की है इन्होंने, उस चीज़ के लिए डिले के फैक्टर को देखा जाता है। सर, फॉर कन्विक्शन क्रिमिनल केस नीड्स टू बी प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जनाब, डू यू थिंक कि पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, इज़ इट पॉसिबल इवन, और जो हम कन्विक्शंस देख रहे होते हैं, क्या ये चीज़ मलूज़ ख़तर लाई जाती है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है या नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, आप जो गोरे का निज़ाम है ना, जहाँ से ये निज़ाम हम कॉपी करके चला रहे हैं, वहाँ यू आर नॉट जज्ड बाय द जज, यू आर जज्ड बाय ए जूरी ऑफ योर पीयर्स। ठीक है, और वो जूरी की वजह ये है कि फैसले की एक्सेप्टेंस हो। ये चीज़ अंग्रेज़ को समझ आ गई थी 1066 में, जब फ्रांस ने हमला किया था हेस्टिंग्स के ऊपर और वहाँ पर लोकल्स ने उनके फैसले मानने से इनकार कर दिया था। तभी तो जूरी सिस्टम आया था कि जो मरने वाला है उसके मोहल्ले के कुछ लोग और जो मारने वाला है उसके मोहल्ले के कुछ लोग, और ये मोहल्ला बैठ के तय करेगा कि जनाब कुछ हुआ या नहीं हुआ। पंचायत सिस्टम, ताकि लोग, पीपल आर बाउंड बाय द डिसीजंस। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो एक जज साहब बैठ के फैसला कर रहे होते हैं कि जी किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है। उसमें अक्सर औकात आप अपना केस या सही से प्लीड नहीं कर पाते, जज साहब को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनकी अपनी लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द लॉ भी होती है, बहुत ज़्यादा मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है। आप अगर ATC की हद तक ही ले लें, और ये एक स्टेटिस्टिक है ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, बट मेरा अंदाज़ा कम से कम यही है कि अगर फ़र्ज़ कर लें 100 लोगों को के ऊपर ट्रायल चलता है ATC में, 90 को सज़ा होती है। वो 90 हाई कोर्ट आते हैं, उनमें से 9 रह जाते हैं, बाकी 81 को हाई कोर्ट छोड़ देती है। जो 9 सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसमें से भी 4 या 5 छूट जाते हैं, तो पीछे बचे कितने? 4। तो मगर वो प्रोसेस ने तो पनिश कर दिया ना उनको। आप अरेस्ट हुए, आपने ट्रायल भुगता, ये किया, वो सुप्रीम किया, कोर्ट तक पहुंचते सुप्रीम पहुंचते कोर्ट तक आपको एक पहुंचते उम्र गुजर गई उम्र आपकी, गुजर गई, तो and वो some- तो है ना, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। इन सम इंस्टेंसेस आपकी सज़ा पूरी भी हो जाती है, अभी तक आपका ट्रायल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ये काम वैसे फ्रैंकली ये वाला एलिमेंट मैंने होते कम देखा है, मगर ये ज़रूर मैंने देखा है कि आप
सज़ा हुई, आप अपील में गए, आपकी अपील की सुनवाई से पहले आप सेंटेंस अंडरगॉन करके निकल चुके हैं। ये बिल्कुल देखा है मैंने, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत होता है। सर नेक्स्ट जो अगर बेल्स की बात करें तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है कि दे आर वेरी रिलेक्टेंट के बेल ग्रांट करें हीनियस नेचर के एलिगेशंस में। या मुझे ऐसा लगता है 489F में नहीं देती जी हीनियस की, जी आप क्या बात कर मुझे रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये कोई उनकी इंटरनल पॉलिसी है कि ये बेल सिर्फ हाई कोर्ट से डिसाइड करेंगी। डू यू थिंक कि ऐसा है या कोई ये सिर्फ मेरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? नहीं नहीं, आपकी कंस्पिरेसी नहीं है जी। ये देखें, ये एक माइंडसेट है हमारी सर्विस का, सिविल सर्विस का। और वो जुडिशल सर्विस जो है ना, वो भी आफ्टर ऑल दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, और उसी तरह हैं ये, सरकारी मुलाजमी नहीं है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे तो नहीं बैठे हुए। तो यहाँ पे हमारी जो सर्विस का मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, वो है ही ये कि हमें कोई काम ना करना पड़े और हमारे ऊपर बात ना आए कि इसने ये कैसे कर दिया। और वो चीज़ इतनी वेस्ट हो चुकी है इनकी रगों के अंदर कि अगर फ़र्ज़ करें कोई जज इस तरह का आ जाए, मैजिस्ट्रेट, सीनियर सिविल जज, एडीजे टाइप भी, जो रिलीफ गिविंग हो, तो उसको ऊपर से लाइन हाजिर कर लेते हैं कि तुमने क्यों दी बेल, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बेल देने की, तुमने क्यों किया ये ऑर्डर। भैया आप उसको ये करने के बजाय, इफ़ यू थिंक ऑर्डर गलत है, आप उसके ऊपर बैठे, आप रिवर्स कर दें उसको, चैलेंज करें, चैलेंज करवाएं, किसी से करवा लें चैलेंज, और फिर रिवर्स कर दें। मगर अनफॉर्चुनेटली इनको डराया जाता है, इनको इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज करने नहीं दी जाती, और उसकी वजह ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वो डीजे साहब जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो ही ऑल्सो वांट्स टू बिहेव लाइक अ छोटा पैटर फेमिलियस, कि जी ये इस डिस्ट्रिक्ट का जो मैं हूँ, अब्बा होना वो मैं हूँ, तो वो जो कुछ होना है वो मेरी डायरेक्शन पे हो रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। बहुत एक कॉमन सी चीज़ है, कहीं पे लॉ पे अगेन नहीं लिखी हुई, बट एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि 489F का केस है तो वो लोअर कोर्ट उसको बेल नहीं देगी, हाई कोर्ट देगी, ये सारे वकीलों को पता है। अदर थिंग इज़ कि अगर वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी पे अगर अटैक है तो उसमें भी हम नहीं देंगे। सो डू यू थिंक कि ये सोसाइटी के लिए फेवरेबल चीज़ें हैं या अनफेवरेबल हैं, बेल स्पेशली बेल रिलेटेड? देखिए मेरे हिसाब से ये इंतहाई अनफेवरेबल चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत डेप्रिकेट करनी चाहिए। आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आप सिर्फ रेशो देख लें जाके सेंट्रल जेल का, कि कितने लोग उनके पास यूटीपीज़ होते हैं, उसमें से कितने लोगों की कन्विक्शन सस्टेन होती हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इफ़ेक्टिवली 70% लोग जेल में बिला वजह आते हैं, बिल्कुल बिला वजह आते हैं। आप उनके घर वालों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको खुद डिस्टर्ब करते हैं, उनको आप नफसियाती मरीज़ बनाते हैं, तो उसके बाद इस तरह का इंसान आप रिहेबिलिटेट तो कर नहीं रहे उनको जेल में, आप उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। वो बाहर जाके ही बिकम्स अ वर्स पर्सन, नॉट जस्ट फॉर द सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर हिज फैमिली। तो इट्स टोटली अननेसेसरी। सिविल केसेस को भी क्रिमिनल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी जाती है जस्ट टू प्रेशराइज। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें ना, ये हमारा मुल्क ही है जहाँ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर बाहर की ढंग की जगह हो जहाँ पे आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा बन जाए, या बाद में उसके बाद आप छूट जाएं, या लगे कि आपके पास एविडेंस थी नहीं इनिशियली किस तरह की इंक्रिमिनेशन करने की, तो उस इंसान को कॉम्पनसेट किया जाता है इन अगेंस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स समटाइम। इस वजह से रियासत झूठे केस नहीं बनाती, क्योंकि वो उनको पता है हमारे ऊपर होगा। हमारे यहाँ चक्कर ये है कि कोई है ही नहीं, निज़ाम है ही नहीं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बंदा एक्विट हो जाएगा। एंड बस सिविल केसेस अगर आप किसी पे फाइल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। एंड कोई आपके कॉस्ट विल नेवर बी अवॉर्डेड, कोई कॉम्पनसेशन नहीं होगी। तो जो करने वाले हैं उनको डर नहीं है, दे हैव नथिंग टू लूज बाय डूइंग दिस। बेल से रिलेटेड इस नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि ये आम पब्लिक का एक नैरेटिव होता है कि जो भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वहाँ पे जो कल्प्रिट्स होते हैं उन्हें बेल मिल जाती है। सो आपको क्या लगता है कि जो बेल देना, ज़्यादा कोर्ट उस बेल देने के लिए तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होनी चाहिए या बेल्स को रिस्ट्रिक्ट करना? देखिए मेरे हिसाब से बेल ना देने की सिर्फ 3 वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि बंदा जो है उसकी रूट्स नहीं है, वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा। नंबर 2 ये कि ये ऑफेंस रिपीट हो जाएगा। नंबर 3 ये कि एविडेंस के साथ टेम्पर किया जाएगा। बस उसके अलावा बेल्स मिलनी चाहिए। उसके अलावा बेल मिलनी अच्छा सर, हमारे पास क्या हायरार्की है, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं जो कि क्रिमिनल केसेस को डील करती हैं, यानी कहाँ से हम शुरू करते हैं और कहाँ तक हम जाते हैं? आप ट्रायल कोर्ट के हिसाब से ट्रायल कोर्ट से देखें। ऑब्वियसली ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ऑफेंसेस या ट्राइबल बाय सेशंस होते हैं या ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, तो वो तो पीपीसी के ऑफेंसेस तो ज़्यादातर वहाँ चले गए। उसके अलावा कुछ आपकी स्पेशल कोर्ट्स हैं जो स्पेशल कवानीन के तहत बनी है। एक स्पेशल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 1958 ने, इसे स्पेशल जजेस को क्रिएट किया,
जिनके पास एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट यानी ये एंटी मैनुअल पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 उनके पास चलता है। उसी तरह कुछ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के केस उनके पास चलते हैं। उसी तरह ये मैं स्पेशल जज सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो 91 में वजूद में आया, उसका एक अपना स्पेशल जज होता है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट यानी नैब की अदालत, उसका एक अपना स्पेशल जज होता है। 1980 की नैब जिसको कहते थे ऑफेंसेस इन बैंक्स, स्पेशल जज ऑफेंसेस इन बैंक्स, उनके पास उनके केसेस चलते हैं। ये सारे सेशन जजेस हैं। एंटी टेररिज्म लॉ के तहत ATC कोर्ट्स में केस चलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेज एक्ट के तहत उनका स्पेशल जज है, उनके पास नारकोटिक्स की मंशियात के केस चलते हैं। ड्रग्स एक्ट है, उसके पास ड्रग्स का काम होता है। इसी तरह मेरा ख्याल है ATC मैंने कवर कर दिया। तो बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर कुछ बैंकिंग कोर्ट्स हैं सिविल वाले जहां बैंकिंग कंप्लेंट्स भी चलती हैं सेक्शन 200 वाली। तो दिस इज़ दी ओरिजिनल साइड ऑफ द क्रिमिनल लॉ। उसके बाद ऑफ कोर्स आप अपील में, डिपेंडिंग अगर मैजिस्टीरियल ऑफेंस है तो आप DJ साहब के पास जा रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील में। और अगर स्पेशल कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कॉग्निजेंस लिया हुआ है तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट आ रहे होंगे। इसमें भी तो सर एक्विटल एंड कन्विक्शन अपील दोनों में आई थिंक डिफरेंस है। जी, सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर मैजिस्टीरियल ऑफेंस में एक्विटल हो जाए या सेशंस ऑफेंस में हो, दोनों सूरतों में एक्विटल अपील हाई कोर्ट ही जाएगी। मगर अगर कन्विक्शन अपील है मैजिस्ट्रेट साहब की तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। सर नेक्स्ट थिंग इज टेक्नोलॉजी। जी, हाउ इक्विप्ड आर कोर्ट्स टेक्नोलॉजी वाइज? देखिए, दे आर नॉट इक्विप्ड एट ऑल। अभी आपको पता है अकील साहब, जस्टिस अकील अब्बासी जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जी UTPs अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को अब आप कोर्ट ना लाएं, उनको वीडियो लिंक से ले लें। अब इसके खिलाफ पिटिशन मैंने जब फाइल की तो वो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था, उसको आप इम्प्यून कर नहीं सकते आर्टिकल 199 में। तो मुझे ये मशवरा दिया गया बेंच की तरफ से कि आप हमें ख़त लिख दें और बार एसोसिएशनों से भी कह दें ख़त लिख दें, तो उन्होंने भी लिख दिए। तो ये KBA मरीर बार एसोसिएशन और मेरी जो गुजारिशात थी वो थी कोर्ट में। इन द मीन टाइम मैं क्योंकि इस बात से बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही अपने क्लाइंट से, मुझे समझ नहीं आ रही, वो नहीं है वहाँ एक्सेस नहीं है, उसको सुनाई नहीं कुछ दे रहा, उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी ट्रायल कोर्ट में कि जनाब मेरे क्लाइंट को प्रोड्यूस किया जाए। वो डिसमिस हो गई। मैं उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट कॉल कर ली, वीडियो लिंक के ऊपर सारे जजों ने, और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर का बेंच था वो, उन्होंने जो रिपोर्ट फाइनली आई, मुझे तो उन्होंने अलाउ किया ही किया कि तो आपका क्लाइंट आएगा। जो रिपोर्ट फाइनली आई उसमें इस हद तक था कि डिस्ट्रिक्ट जजीस ने बताया कि मेरे कैदियों को 3-3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता वीडियो लिंक पे लाइव होने का। तो इस टाइम पीरियड के अंदर कैसे आप एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं? ये तो ज़्यादती हो रही है लोगों के साथ। 353 की वायलेशन है, 352 की वायलेशन है, आर्टिकल 10A की वायलेशन है। आप अपने क्लाइंट से कन्फर्म नहीं कर पा रहे, उसके घर वाले रुल जाते हैं इन द प्रोसेस। आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो उसको, वी नेवर नो कि आप क्या प्रेशर्स हैं उस पर। भाई आप एक और उसमें देखें ना, ये जो 342 का बयान आप करवा रहे हैं वीडियो लिंक के ऊपर, बंदा जेल में खड़ा है, आपको कैमरे के पीछे थोड़ी नज़र आ रहा है किसी ने उसके सर पर बंदूक पकड़ी हुई है या नहीं पकड़ी हुई। देखिए ना, कोर्ट हैज़ टू बी एन ओपन पब्लिक प्लेस। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्वर ज़रूर है जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस में, बच्चों के साथ वायलेंस केसेस के अंदर, कि वो जज साहब एक कमरे में कर लें एक्सेट्रा, अंडरस्टैंडेबल। मगर ये चीज़ के मुलजिम आपके पास है ही नहीं और आप उसके ऊपर मुकदमा चलाए जा रहे हैं, इज बियॉन्ड मी। सर नेक्स्ट, क्या हमारा जो लॉ है वो एविडेंस बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसको इंटरटेन करता है? क्योंकि हमारे लॉज बहुत ज़्यादा पुराने हैं, उस वक्त टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। आर्टिकल 164 तो है अपनी जगह पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस भी आया था पुराने ज़माने में, पीका है इस वक्त। मगर आप अगर कुछ स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मैं शायद बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं व्हाट्सएप के या मैसेजेस के, ये किस हद तक एडमिसिबल हैं किसी प्रोसीडिंग्स में या वीडियोस वगैरह? मैंने पर्सनली तो इनको ना सिर्फ प्रोड्यूस करवाया है, मैंने इनको कन्फ्रंट भी करवाया है विटनेसेस को इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 140 ऑफ द कानून शहादत, विच रिक्वायर्स कि आप प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग से कन्फ्रंट करवा सकते हैं। तो अगर किसी इंसान के मोबाइल से चीज़ निकली है या एक इंसान किसी तस्वीर में मौजूद है तो फिर आप उससे यकीन पूछ सकते हैं उसके बारे में, देयर इज नथिंग प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग सो, और आप उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट भी करवा सकते हैं। सर जो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो कि काउंसल्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या उन्हें स्टेट की तरफ से काउंसल दिए जाते हैं सिविल केसेस में या क्रिमिनल केसेस में? देखिए, कैपिटल ऑफेंसेस के अंदर जहां सजाए मौत होती है, हो सकती है, वहां तो दिए जाते हैं। मगर अगर आप लोग सेक्शन 340 सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे
तो मेरे हिसाब से तो ये मैंडेटरी है रियासत के लिए वकील देना, ख्वाह वो कोई भी ऑफेंस हो। और फिर ऑब्वियसली आर्टिकल 10A भी तो है ना, फेयर ट्रायल तो फेयर ट्रायल है, तो उसके अंदर रियासत को इंश्योर करना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्लीडर हो अगले का। एंड सिविल केसेस में भी ये इस तरह की कोई रेमेडी अवेलेबल है या उसमें नहीं, लिटिगेंट सिविल केसेस में ऐसी कोई बात नहीं है। वो एज लिटिगेंट आपकी चॉइस है, आपने वकील इंगेज करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं करना तो आप खुद से उसको प्रोसीड कर सकते बिल्कुल। हैं। अच्छा सर, आजकल जो अच्छे लॉयर्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव जी। आप भी अच्छे लॉयर्स की फहरिस्त में यकीनन आते हैं। एंड क्या प्रो बोनो केसेस का रेशियो होता है, क्या अपनी प्रैक्टिस में जो एक्सपेंसिव लॉयर्स जिन्हें हम कहते हैं वो रखते हैं, क्या फ्री के केसेस यार भी लेते देखो, हैं या नहीं? मैंने तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ था पुराने ज़माने में। वो ये था कि इफ़ द केस इज़ इंटरेस्टिंग और द गर्ल इज़ वेरी प्रिटी, ठीक है। तो बट अब अर्ज़ ये है कि इफ़ प्रो बोनो वर्क इज़ समथिंग वन शुड डू बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ठीक। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट टू एन एक्सटेंट के आप के जो पेड क्लाइंट्स हैं वो सफ़र करने लग जाएं, then that is a dishonesty against not just your profession but also against them, ठीक है। तो फिर वो actually they should be able to charge sheet you for it. पर्सनली मुझे नहीं लगता कि प्रो बोनो जो है वो सस्टेनेबल चीज़ है। जो लीगल एड सोसाइटी या इस तरह की बाहर की दुनिया में भी जो NGOs वगैरह कर रही होती हैं, दे आर बीइंग फंडेड बाय थर्ड पार्टीज़ because nobody likes to work for free. Yes, there are people like Mr. Adib Rizvi in the world, but I am yet to see one in my profession. बट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एंड सीनियर लॉयर्स कहते हैं अक्सर कि आपको अपने वर्क में एक प्रोपोर्शन रखना चाहिए जो कि आप फ्री में करें। पता नहीं, मुझसे तो कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, प्रोपोर्शन आप ज़रूर रख लें। प्रोपोर्शन आप केसों का ना रखें ना, आप वक्त का रखें। आप वक्त का रखेंगे जनाब, मैंने अपने वक्त का 10%, 15%, 20% जो है वो प्रो बोनो लिटिगेशन में देना है। मगर इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, अगर आप प्रो बोनो ट्रायल की हद तक पहुंच जाएं तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। सर, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस आता है, हाउ डू यू फिल्टर के इसको लेना है या नहीं लेना? आप क्या उसकी मेरिट्स पे पहले जाते हैं? वेरी सिंपल। देखें, नंबर वन तो ये बात समझ लें, ये थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जिस तरह ऑपरेटिंग टेबल पे एक सर्जन कभी नहीं पूछता कि जी, ये इंसान जो मेरे सामने आया है ये डाकू है, ये अपनी बीवी को मारता है, ये स्मगलर है, ये कातिल है, वो अपना काम कर रहा है ना, उसी तरह हम अपना काम कर रहे हैं। अब हमारा सच जो है ना, वो है जो हमारा क्लाइंट हमें बता रहा है। इफ़ ही हैज़ एडमिटेड समथिंग टू यू, इट इज़ नाउ मैंडेटरी अपॉन यू कि आप कोर्ट से झूठ ना बोलें। तो मैं तो पहली चीज़ उनको ये कहता हूँ कि जनाब, मुझे कोई ऐसी बात ना बताइएगा जिसकी वजह से मुझे कोर्ट में झूठ बोलने पे आप मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं ये नहीं करूँगा और आपका केस नहीं लूँगा। नंबर वन तो ये होगी। नंबर टू ये है कि ऑब्वियसली लाइक आई सेड, हिज ट्रूथ इज़ योर ट्रूथ। ये आपने जब बात फिल्टर कर ली तो उसके बाद ऑब्वियसली हर इंसान का एक पर्सनल मॉरल कोड है, हर इंसान का होता है। आपने ये देखना है कि ये केस आपके पर्सनल मॉरल कोड को तो ऑफेंड नहीं कर रहा। मसलन मैंने कभी कोई केस ऐसा नहीं लिया अक्यूज़ की साइड से जहाँ पे मुझे लगता है कि वायलेंस जो है वो एक बच्चे के ख़िलाफ़ हुआ या किसी किस्म का जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है खातून के साथ हुआ। दैट डज़ नॉट मीन दैट आई एम नॉट डिफेंडिंग पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ रेप। दैट मीन्स आई ओनली टेक ऑन दोज केसेस ऑफ रेप वेयर आई, आफ्टर रीडिंग द फाइल, बिलीव दैट व्हाट द कंप्लेनेंट इज सेइंग इज़ नॉट ट्रू। सर, आपने एक मॉरल कोड की बात की। अब सम टाइम मॉरल कोड्स लोगों के बहुत हाई होते हैं कि इस नेचर के केसेस हम नहीं लेंगे, बट एक प्रोफेशनल ड्यूटी भी है कि अगर आपका क्लाइंट आपको ये बता रहा है कि वो बेगुनाह है, बट आप किसी वजह से ये सोचते हैं कि शायद उसने किया है, आप कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पे एक दोनों तरफ एक तरफ प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी आ जाती है और एक तरफ आपका मॉरल कोड। तो कहाँ पे आपको बैलेंस ड्रॉ करना चाहिए? देखिए, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको करने का आपका दिल ना करे, पहले ये समझ लें। अगर आपका दिल ही नहीं है केस के अंदर तो आप कैसे उसको ठीक से कर लेंगे? देखिए, ये कोई नमाज तो नहीं है ना जो आप फ़र्ज़ समझ के कर रहे हैं कि जी अच्छा अजान हो गई है, अब आपका मूड है नहीं है, आपने उठना है, जाना है और पढ़ना है। और पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं, बट पॉइंट यहाँ ये है दैट टू डू समथिंग वेल इट हेल्प्स इफ़ यू लाइक इट, रादर हेल्प्स नहीं, इट आई वुड से कि इट इज़ रादर वेरी डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग वेल। अगर आप वो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है तो एक चीज़ आपके दिल में बहा नहीं रही, बैठ नहीं रही, आप चाह ही नहीं रहे कि आप उसको करें, तो फिर वो कैसे आपसे ठीक से होगी?
ऐसा केस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिसके अंदर आपका दिल ना हो करने का। सो सर मैं आपसे टिप्स जानना चाहूँगा कि जो यंग लॉयर्स हैं वो एडवोकेट राज अली वाहिद की तरह अगर कोर्ट में प्रेजेंटेशन आर्ग्यू कैसे कर सकते हैं, क्या स्किल सीखनी है देखें, इसको इस तरह समझें कि वो मैं जिस तरह मखदूम अली ख़ान की तरह आर्ग्यू नहीं कर सकता, उस तरह ये बच्चे मेरी तरह आर्ग्यू नहीं कर सकते। मैं अपनी तरह ही आर्ग्यू कर सकता हूँ और आप अपनी तरह ही आर्ग्यू कर सकते हैं। किसी का स्टाइल कॉपी करना या किसी की तरह आर्ग्यू करना इज़ नॉट द गोल। द गोल ऑफ बीइंग अ लॉयर इज़ टू फोल्ड। नंबर वन इज़ टू अंडरस्टैंड योर ब्रीफ, कि आप एक्चुअली आपकी क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ऑन द फैक्ट्स। द सेकेंड पार्ट इज़ टू कम्युनिकेट दोज फैक्ट्स विद द लॉ टू द जज। अब फ़र्ज़ करें कि मैं बहुत अच्छी फ्रेंच बोलने लग जाऊं और सामने जो जज साहब हैं उनको सराइकी के अलावा कुछ समझ में ना आता हो, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो देखने में शायद अच्छा लग जाए कि ये अजीब अजीब अल्फाज निकाल रहा है अपने मुंह से और हाथ बड़े खूब हिलाए जा रहा है, आदमी है, हाँ बड़ा बड़ा मल्टीलिंगुअल है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया है, बट हु केयर्स, द पॉइंट इज़ कि आगे वाले को समझ आनी चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पढ़ाई बहुत करें अपने केस के बारे में, अपनी वो जिस तरह एक अच्छे बड़े वकील साहब ने मुझे कहा उन्होंने कॉन्फिडेंस में था इसलिए उनका नाम नहीं लेता, आप अपनी फ़ाइल को चाट लें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको कम से कम 50 साल का लॉ उस पॉइंट पे आता हो। अगर ये दो चीज़ें हैं, देयर इज़ नो वे कि आप आगे उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जज साहब को। हाँ, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, वो ये हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप आर्ग्यू अंग्रेज़ी में ही करना चाहिए, जो कि कुछ बेंचेस के सामने मजबूरी होती है, बट अदरवाइज़ लोगों को उर्दू खूब समझ में आती है। यू कैन टेक क्लासेस टू लर्न इंग्लिश, यू कैन रीड फिक्शन जिससे आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो, यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़ इन इंग्लिश और टीवी शोज़ इन इंग्लिश मुख्तलिफ़ इलाकों के, ताकि आपको मुख्तलिफ़ एक्सेंट समझ में आना शुरू हो। बट मेरे हिसाब से ये सब बिल्कुल बेकार की बातें। अच्छी अंग्रेज़ी जो है वो अच्छी आर्ग्यूमेंट में ट्रांसलेट नहीं करती। अच्छी आर्ग्यूमेंट जो है वो अच्छे स्ट्रक्चर की वजह से होती है, जिसका इलाज ये है कि आप एक चीज़ अपने दिमाग में अपना केस लें, अपने आप को एक टाइम लिमिट दें और शीशे के सामने उस चीज़ को आर्ग्यू करें और आप देखें कि क्या आप इतने मिनट में ये बात ख़त्म कर सकें या नहीं कर सकें। मेरे केस में आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ बचपन से अंग्रेज़ी बोली जा रही थी। उसके बाद मैं इस तरह के स्कूलों में गया जहाँ उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि ये लड़का जो है ये तकारीर कर सकता है, पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट है इसके अंदर, और मुझे इस तरह के मौके मिले कि मैंने पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेटिंग कर ली, डेक्लेमेशंस कर ली वगैरह वगैरह। तो मैं उसके लिए आई एम वेरी लकी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको कह सकूं कि जी मैंने बड़ा स्किल है मेरे पास, इट्स जस्ट समथिंग दैट आई गॉट लकी विद। बट एनी वन कैन डू दिस। कोई भी इंसान 10,000 घंटे लगा के किसी भी चीज़ पे वर्ल्ड क्लास हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी देर लगती है करने में। आपके नज़दीक कौन सी लैंग्वेज हमें अपने जुडिशल सिस्टम को देखते हुए प्रेफर करनी चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए? देखें जी, ये बड़ी अब आपने एक अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात कर दी है। इट डिपेंड्स ऑन आपकी ऑडियंस क्या है। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो फॉर एग्जांपल जस्टिस के आगा हैं, आप जितनी मर्जी अच्छी उर्दू बोलें इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप द जेंटलमैन डजंट अंडरस्टैंड या एटलीस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड एज वेल, तो वो एक आपके लिए मजबूरी बन जाएगी कि आपको अंग्रेज़ी वहाँ बोलनी है। बट अदरवाइज़ उसकी कॉन्ट्रा बात भी उतनी ही दुरुस्त है। आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लग जाएं किसी ऐसे जज साहब के पास जिसको समझ में ही ना आ रही हो, तो फिर आपको बिल्कुल वो ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। बट असूलन इन प्रिंसिपल 99% ऑफ द टाइम जिस ज़बान पे आपको गिरफ्त है अच्छी और वो एक इट्स एन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, आपको उसी में आर्ग्यू करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं सिंधी में गुफ्तगू नहीं कर पाता, मगर मैं समझ लेता हूँ। अगर आप यकीन कीजिए, अगर मुझे इंटीरियर में कभी आर्ग्यू करना हो एटलीस्ट मातहत अदालतों की हद तक, आई वुड नॉट वांट टू आर्ग्यू इन इंग्लिश। इफ़ आई कुड स्पीक सिंधी आई वुड लाइक टू हैव आर्ग्यूड इन सिंधी, कि द आइडिया इज़ टू कम्युनिकेट इट सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए कि अंग्रेज़ी ठीक कर लें या ना करें, एक्सेट्रा। सम पीपल यूज़ टू इम्प्रेस इधर, या अगर हम ज़ुबान लोग हैं तो वो फेवर भी सोच रहे होते हैं कि शायद मिल जाए। सो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं जी। देखिए फ़र्ज़ कर लें कि
एक उर्दू स्पीकिंग इंसान एक उर्दू स्पीकिंग का ख्याल रख रहा है और एक सिंधी का ख्याल रख रहा है, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। एंड ये हर जगह होता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इंग्लैंड में भी आप वहाँ पे देसीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं, इट्स नो बिग डील। बट जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि उससे आपको कोई अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगी, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उस लेवल ऑफ शैलोनेस से अब हम बाहर आ चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही है ये, और उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स के लिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी।